अभी एक नया थ्रेशर आया है, मिलेट थ्रेशर। मिलेट थ्रेशर भी अभी आया वाह! है। हुँ, जी हुँ। हाँ, मल्टी क्रॉप मिलेट थ्रेशर भी आया है, जिसमें एक से ज्यादा मिलेट की गहाई हम एक ही थ्रेशर में कर लेते हैं। हुँ, मिलेट हुँ। की बात करूं तो मिलेट के जो हमारे बीज रहते हैं वो बहुत ही छोटे रहते हैं। जी, जी। तो उसको आप, जो हमारा नॉर्मल थ्रेशर रहता है जिसको मल्टी क्रॉप थ्रेशर या जी, जी। हडम्बा थ्रेशर बोलते हैं, हाँ, हाँ, उस हाँ। पे नहीं कर सकते, क्योंकि उसके दाने ही इतने छोटे रहते हैं हुँ, कि हुँ। वह उसकी स्पीड से मैच नहीं कर पाएंगे, और वो उड़ उड़ जाएँगे। जाएंगे, पूरे हुँ, के हुँ। पूरे दाने ही उड़ जाएंगे। हुँ, हुँ। तो ऐसे सीड्स के लिए, ऐसे छोटे दानों की सीड्स के लिए हमारा मल्टी क्रॉप थ्रेशर्स रहता है, जिसमें कि हमारा छोटे दाने के जो भी हमारी फसल रहती है हम उसमें गहाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का कृषि शोध चैनल में। मैं हूँ मनोज सक्सेना। एक और नए पॉडकास्ट के साथ मैं आपसे जुड़ा हूँ और आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, कृषि है, एग्रीकल्चर है। और बातचीत करने के लिए मेरे साथ आज हमने विशेष रूप से इस स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर शालिनी चतुर्वेदी जी को, जो कि कृषि अभियंता हैं, सरोजिनी नायडू पीजी कॉलेज भोपाल में। आइए उनसे बातचीत करते हैं। बात हम कटाई की कर लेते हैं। अब रबी की जो फसलें हैं लगभग पकने की स्थिति में आ चुकी हैं, किसान भाई कटाई करेंगे। अगर हम कटाई को देखें तो ऐसे कौन-कौन से यंत्र आप मानती हैं जो कटाई में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यंत्र हैं? जी, कटाई में अगर मैं बात करूँ तो अभी इस समय जो सबसे ज़्यादा प्रचलन में है, हुँ, वो हुँ। है रीपर। अपना कंबाइन जी, हार्वेस्टर जी, तो जी। है ही, हुँ, हुँ, हुँ। कंबाइन हार्वेस्टर लेकिन हमारे अपना गेहूँ और चावल के लिए होता है। जी, जी। और इसमें अभी बोला गया है कि अब इसमें कुछ-कुछ शोध भी कर रहे हैं, जिसके लिए चने के लिए भी अच्छा साबित हो रहा है। हुँ, हुँ, लेकिन हुँ। अगर छोटा खेत है, बहुत बड़ा खेत नहीं है, हम इतना बड़ा हार्वेस्टर लाके क्या करेंगे? तो वहाँ ये रीपर जो है काम बहुत ही आएगा। सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। रीपर के बाद फिर हमारा रीपर कम बाइंडर भी होता है, हुँ, 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 जिसमें हुँ। कटाई के बाद उसमें बाइंड करके हमारी जो कटी फसलें हैं उसको एक किनारे में हुँ, करता हुँ, जाता हुँ, है। हुँ। तो रीपर, रीपर कम बाइंडर, ये 2 जो हैं वो हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से कटाई के लिए यंत्रों की तरह उपयोग करते हैं हम इनका। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि हमारे जो किसान भाई हैं वो अक्सर उनको देखा गया है कि 2 एकड़ में उन्होंने गेहूँ लगाया है और हार्वेस्टर बुलाकर उससे कटवा देते हैं। हार्वेस्टर आ गया है, कटाई कर रहा है, फिर पता चल रहा है कि उससे खेत की मिट्टी में भी दिक्कत है, कहीं टूट-फूट भी ज़्यादा होती है क्योंकि मशीन बड़ी है। हुँ। तो ऐसी स्थिति में जो रीपर कम बाइंडर, ये आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना होगा और इसके चलाने से लाभ क्या मिल जाएगा? जी, जैसे कि आपने बात बहुत अच्छी करी कि कंबाइन हार्वेस्टर, हुँ, हुँ। कंबाइन हार्वेस्टर जो होता है वह बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। हुँ, मतलब हुँ। उसकी वेट की बात बहुत करें, बेट है। वेट उसका बहुत ज़्यादा रहता जी, है, तो जिससे हमारा सॉइल में कॉम्पैक्शन भी हो जाता है। जी। तो इस चीज़ को जो हमारे किसान भाई-बहन बहुत नज़रअंदाज करते हैं। आज आपने कंबाइन हार्वेस्टर बुला के अपना हार्वेस्टिंग तो करा दी, क्या आपको आगे उस खेत पर फसल नहीं लगाना है? वही ना? सॉइल अगर हमारी कॉम्पैक्ट हो जाएगी, तो आगे की जो हमारी फसल रहेगी वह उतना ज़्यादा उपज नहीं दे पाएगी, जो जी, आज की है। जी। तो हम यहाँ पे बात करते हैं रीपर की। रीपर क्या रहता है, हमारा हल्का रहता है और उसको एक ही व्यक्ति बड़ी आसानी से ऑपरेट भी कर कर लेता है। लेता है। हुँ, जी हुँ। हाँ, कटाई करता जाता है, और रीपर कंबाइंडर की जैसे बात करी आपने, तो उसमें कटाई के बाद उसको बाँध-बाँध के एक किनारे करता है। इसमें हमारा समय भी बच रहा है, श्रम भी बच रहा है। जैसे कि पहले हमारे जब रीपर नहीं आए थे, जी, जी। रीपर टेक्नोलॉजीज़ का आविष्कार नहीं हुआ था, तो उसके पहले हमारी जो महिलाएँ हैं, जो हमारे किसान भाई-बहन हैं, वह हँसिए से कटाई करते कटाई थे। करते थे। तो कटाई करते थे, लेकिन उसमें उनका 4-4 दिन, 5-5 दिन बड़ी आसानी जी। से चल जाता, सिर्फ़ 1 एकड़ के लिए। हुँ, हुँ, हुँ। उसके बीच में अगर बारिश हो जाए, हुँ, तो हुँ। उनकी लहलहाती जो हमारी फसल है, वह भी क्या हो जाती थी, चौपट हो जाती थी। हुँ, 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 तो हुँ। रीपर इस कटाई के लिए बहुत ही अच्छा सिद्ध हुआ है, क्योंकि इसमें आप बड़ी आसानी से आधे या 1 घंटे में ही अपने खेत की कटाई कर सकते हैं, अपना समय बचा सकते हैं। आप जैसे आने वाली कुछ जैसे बारिश आ गई या तूफ़ान आ गया, तो उसके पहले ही आपके खेत की कटाई हो जाएगी। आपका जो फसल है, वो बड़ी ही सुरक्षित तरह से एक किनारे हो जाएगा। और आपका खेत सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल। एक भारी भरकम मशीन को खेत में डालने से पहले आप लोग थोड़ा-सा सोचिए। बात हम थ्रेशर की करते हैं। जी। मेरे किसान भाई जो हैं इस समय अगर आप मुझे समझ पा रहे हैं तो मैं थ्रेशर की बात इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे कई किसान भाई हैं जो बिना सोचे-समझे थ्रेशर को बस चलाते हैं, अनाज निकालते हैं और खुश हो जाते हैं। लेकिन
वह नहीं देख पाते हैं कि जो भूसा निकल रहा है, उसमें अनाज भी जा रहा है या उनका अनाज जो निकल रहा है, वह कट रहा है। कितनी मेहनत से आपकी लगाई फसल इस तरीके से आखिरी समय पर आकर बर्बाद होती है, उत्पादन घटता है। इसके लिए किस-किस बात की सावधानी रखने की ज़रूरत है? आपने अगर आज बात करी है थ्रेशर की, तो मैं बता दूं कि थ्रेशर को सबसे ज़्यादा डेंजरस मशीन कहा गया है कृषि में। जी। क्यों? क्योंकि इसमें जब जो थ्रेशर रहता है हमारा, वह कई बार किसान उसको ट्रैक्टर से भी अटैच करते हैं, पीटीओ बिल्कुल, पावर लेते करते हैं। हैं, हाँ, हाँ। तो वह बहुत ही रफ्तार से चलता है। इसमें कई महिलाएं जो रहती हैं वह लूज कपड़े पहने रहती हैं, साड़ियाँ पहने रहती हैं, दुपट्टे होते हैं, तो वह दुपट्टा या साड़ियाँ फंस के वह थ्रेशर के साथ ही आ जाते हैं। जी। तो इससे बहुत सारी घटनाएं हुई। आप ऐसी घटनाओं से बचें। ट्रैक्टर कभी भी जब आप चलाएं तो उससे कम से कम दूरी बना के रखें, और फिर उसके बाद जैसे सर ने बात करी कि किन किन चीज़ों का हमको ध्यान पे रखना है, जी। तो इसमें 3 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि हमको एक जो हमारा थ्रेशर है, वह हमारा कितने एचपी का है? क्या वह 1 टन की कैपेसिटी रखता है? बिल्कुल। क्या वह 20 केजी की कैपेसिटी रखता है? क्या वह 10 केजी की कैपेसिटी रखता है? उसके बाद ये चलता किससे है? क्या वह मानव चला सकता है उसको, या उसमें पावर की ही आवश्यकता पड़ेगी, या हम पैडल से भी चला सकते हैं? तो ये सारी चीज़ों का भी हमको ध्यान रखना है। फिर हमारा अगर थ्रेशर जो है, वह अगर 1 टन की कैपेसिटी रखता है, जिसको जी। हम बोलते हैं मल्टी क्रॉप थ्रेशर, जिसमें हम्म। कि 1 से ज़्यादा भी क्रॉप की हम थ्रेशिंग कर सकते हैं। तो ये जो थ्रेशर रहते हैं, ये बहुत बड़े-बड़े थ्रेशर रहते हैं। इसमें तो आप ठीक है कि आप 20 केजी भी एक साथ डाल दे रहे हैं, तो वह जी। गहाई हो जा रही है। लेकिन आप वहीं अगर 20 केजी बस का थ्रेशर लेके आते, जिसकी कैपेसिटी ही 20 केजी है, और आप एक बार में ही 2 केजी 3 केजी आप फीडिंग में डाल दे रहे हैं, तो वहां पे यह चोक हो जाता है, आगे बढ़ता ही नहीं है, चोकिंग की बात आ जाती है, फंस जाता है। फिर हम बोलते हैं कि अरे ये तो फंस गया। इसको ठीक करने के लिए फिर हम अपने हाथ का उपयोग करते हैं, डायरेक्ट हम अपने हाथ को डाल देते हैं। कई बार ऐसे बहुत बड़ा एक्सीडेंट्स, जोखिम है, बहुत बड़ा वाक़ई। जोखिम है। ऐसे एक्सीडेंट सामने आए तो आप, मेरी विनती है किसान भाई बहनों से कि इस तरह के काम आप बिल्कुल भी ना करें। अगर आप थ्रेशर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो थ्रेशर को उपयोग करने के पहले आप उसकी जितनी भी सावधानियां हैं, सबसे पहले आप उनको जानिए। ये थ्रेशर को कैटेगरी में भी बाँटा गया है। जी। इनको आप कैसे समझाएँगी? कितने कैटेगरी के थ्रेशर होते हैं? जी। कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, तो ये अलग अलग फसल के अलग अलग थ्रेशर होते हैं। अच्छा। जी। जैसे गेहूं का थ्रेशर अलग होता है, हमारे जो धान का थ्रेशर वह अलग होता है हमारा। फिर आपको मैंने बात करी थी कि मल्टी क्रॉप थ्रेशर एक होता है, जिसमें कि चना भी की भी गहाई कर लेते हैं हम अपने गेहूं की भी गहाई कर लेते हैं, हम अपने धान की भी गहाई कर लेते हैं। अभी एक नया थ्रेशर आया है, मिलेट थ्रेशर। मिलेट थ्रेशर भी अभी आया वाह! है। जी हाँ, मल्टी क्रॉप मिलेट थ्रेशर भी आया है, जिसमें एक से ज्यादा मिलेट की गहाई हम एक ही थ्रेशर में कर लेते हैं। मिलेट की बात करूं, तो मिलेट के जो हमारे बीज रहते हैं वो बहुत ही छोटे रहते हैं। जी, जी। तो उसको आप, जो हमारा नॉर्मल थ्रेशर रहता है, जिसको मल्टी क्रॉप थ्रेशर या जी, जी। हडम्बा थ्रेशर बोलते हैं, हाँ, हाँ, उस हाँ। पे नहीं कर सकते, क्योंकि उसके दाने ही इतने छोटे रहते हैं कि हम्म। वह उसकी स्पीड से मैच नहीं कर पाएंगे, और वो उड़ उड़ जाएँगे। जाएंगे, पूरे के पूरे दाने ही उड़ जाएंगे। तो ऐसे सीड्स के लिए, ऐसे छोटे दानों की सीड्स के लिए हमारा मल्टी क्रॉप थ्रेशर्स रहता है, जिसमें कि हमारा छोटे दाने के जो भी हमारी फसल रहती है, हम उसमें गहाई कर सकते हैं। फिर इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिसका हमको ध्यान रखना है, वह हमारा फीडिंग। उसके बाद दूसरा जो है, एक होता है हमारा कॉनकेव क्लियरेंस, इंग्लिश में बोलते हैं इसको, जो कि हमारा, जो हमारी छन्नी रहती है नीचे हाँ, की, हाँ। और जो हमारा ड्रम रहता है, उसके हम्म। बीच की दूरी कितनी है, क्योंकि इससे ही हमको पता चलता है कि हमारी गहाई किस प्रकार होगी। ज़्यादा हमारे बिना गहे हुए फसल तो आगे नहीं चली जा रही है, बिल्कुल। या हमारा जो सीड है वो डैमेज तो नहीं हो जा रहा है। अगर उसकी दूरी कम रहेगी, तो ऑब्वियसली बात है कि उसमें डैमेज जो है वो हमारा ज़्यादा रहेगा। ज़्यादा रहेगा। बहुत ज़्यादा अगर गैप हो गया, तो बिना गहाई किए ही वह आगे बढ़ जाएगा। तो जो दूरी है कॉनकेव की, जो छन्नी की, और हमारे ड्रम की जो दूरी है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप किस फसल का उसमें गहाई कर रहे हैं। तो फसल के हिसाब से हमको उस दूरी को निश्चय करना है, और उस दूरी को मेंटेन करना है। ये मेंटेन हम खुद से भी कर सकते हैं, जी। ये मेंटेनेंस। जी। ये आरपीएम एक शब्द बहुत कहा जाता है वैज्ञानिकों द्वारा कि थ्रेशर का आरपीएम ऐसा रखिए कि अनाज टूटे ना। जी। आरपीएम क्या है ये? जी। और कितना होना चाहिए? जी।
आरपीएम जो होता है वह हमारा जो सिलेंडर अंदर घूम रहा है जिससे हम्म, हमारी गहाई हो रही है, जी वो उसकी स्पीड की बात होती है यहाँ जी पे। उस आरपीएम को हमको बहुत ज्यादा नहीं रखना है। अगर हमारा आरपीएम बहुत ज्यादा है, मान लीजिए कि हमारे गेहूं की अगर मैं बात करूं, गेहूं के लिए 2000 मीटर पर सेकंड की हमको स्पीड दी जी गई है, जी लेकिन हमने उसको 2500 कर दिया या 3000 कर दिया, तो हम्म। वहां पे तो गेहूं जो है वो हमारा क्या होगा, उसमें टूटेगा ही। उसमें जो उसके सीड्स हैं, जो जी उसका जी दाना है, वह ज्यादा टूटेगा। दूसरी चीज, अगर हमारी स्पीड ज्यादा है तो हमारा जो भूसा है, भूसे के साथ ही हमारा पता चल रहा है कि दाना भी, गेहूं का दाना भी आगे बढ़ जा रहा है। हम्म। इसमें एक और स्पीड की अगर मैं बात करूं तो एक तो हमारे ड्रम की स्पीड होती है, एक हमारे ब्लोअर की स्पीड होती है, जी जिससे कि हम दाने को साफ करते हैं, जिससे हमारा जो भूसा होता है वह उड़ता है। अगर ब्लोअर की स्पीड भी हमने ज्यादा रख दी, उसका आरपीएम भी हमने ज्यादा रख दिया है, तो वह हो सकता है कि हमारा जो फसल है या हमारे जो दाने हैं वह कम आ रहे हैं और वह ब्लोअर के साथ ही पूरे उड़ जा रहे हो हैं। जा रहा है। जी। थ्रेशर में बहुत सारे किसानों को हमने देखा है कि रात में काम कर रहे हैं, बहुत थके हुए हैं क्योंकि बारिश कई बार आ जाती हम्म। है। तो ये सब सारी गणना जो आप बता रही हैं, वहाँ किसान का ध्यान नहीं होता। वहाँ केवल ये होता है कि हमें थ्रेशर करके अपना अनाज अपने घर लाना है, और उसका नुकसान उसको बहुत उठाना पड़ता है। जब सुबह जाता है, देखता है, तो लगता है कि कुंटलों से जो है अनाज खत्म हो चुका है। किसान भाइयों, आज की ये बातचीत, जो विषय हम लेकर आए हैं, इस पर बहुत लंबी बातचीत हम कर सकते हैं। बहुत सारे विषय हैं बात करने के लिए, और चूंकि समय का अभाव हर जगह होता है, आज की बात थोड़ी लंबी हो चुकी है। मैं आज की इस बात को यहीं विराम देता हूँ, लेकिन आपसे जाते जाते ये कहना चाहूँगा कि हम मेहनत से गेहूँ लगाते हैं या कोई भी अनाज लगाते हैं, महंगे से महंगा बीज लाते हैं, खाद, बिजली, पानी सब का इस्तेमाल होता है, मेहनत लगती है। और जब आखिर में अनाज हम घर लाने के लिए होते हैं तैयार, तब हम एक चूक कर बैठते हैं। हम थ्रेशिंग सही तरीके से नहीं करते हैं, कटाई हम सही तरीके से नहीं करते हैं। कई बार देखा गया है कि हम लोगों की देखा-देखी कच्ची फसल, अधपकी फसल को काट लेते हैं, फिर भंडारण में दिक्कत आती है, बहुत सारी मुश्किलें होती हैं। तो सब्र रखिए, थोड़ा सावधानी रखिए। अपनी फसलों को काटते समय, गहाई करते समय, भंडारण करते समय, मैं तो कहता हूँ आप पूरी तरह से सावधानी रखिए, जिससे कि आपकी मेहनत का पूरा परिणाम आपको मिल सके। आज की इस बातचीत को मैं यहीं विराम दे रहा हूँ। शालिनी जी, बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद सर।